इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, है ना, उसका एक क्वेश्चन किए थे। उसका एसोसिएशन वाला क्वेश्चन एक किए था हमने, है ना। आज एक डिसोसिएशन का क्वेश्चन करेंगे, और उसके पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने होमवर्क दिया था। 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 बनेंगे ये चारों, समझे। 2.9 पहले ही नहीं बना। ट्वेंटी 3.5 mm को क्यों जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्यों करना है कन्वर्ट उसको? कहाँ है एटीएम वगैरह? इसी क्वेश्चन में बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहाँ कुछ एटीएम में दिया है? और नहीं जरूरत है। फाइनल आंसर MMHG नहीं आएगा ना सिर्फ। बट आपको क्वेश्चन क्या बोला है? 2.9 देखते हैं पहले, चलो। 2.9 जिन्होंने कर लिया है वो अपना आंसर देख रहे हैं ना एक बार। 2.9 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। मतलब ये आपको दिया हुआ है पी नॉट, आया ना, प्योर सॉल्वेंट ना। तो कितना दिया हुआ है ये? 23.8 mmHg। ये आपके प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जब पानी अकेला है, ठीक है। आफ्टर दैट इसी पानी में 50 ग्राम मैंने यूरिया डाल दिया। पानी कितने ग्राम था? 850 ग्राम। यानी कि 50 ग्राम ये क्या दिया हुआ है? W2 50 ग्राम, W1 850 ग्राम, ठीक है। M1 18 ग्राम पानी का मास, एंड M2 यूरिया है, कैलकुलेट कर सकते हैं। CH2 NH CH2 NH2 CH2 सॉरी CH सॉरी NH2 CO NH2 NH2 CO NH2। तो इसका क्या आ जाएगा मास? 60 आ रहा है, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। ओके, निकालना क्या है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग। पहले आपको वाटर का कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग। मतलब पहले सॉल्यूशन का प्रेशर निकालो, फिर रिलेटिव लोवरिंग। मतलब पीएस निकालना है, एंड पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट, यही तो होता है ना रिलेटिव लोवरिंग। क्लियर है क्या? ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस का, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज x2, आया ना। x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। x2 क्या होता है? n2 अपॉन n1 प्लस n2। देखो 50 और 850 ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, मतलब नेग्लिजिबल नहीं है कि आप n1 प्लस n2 में n1 को या n2 को नेग्लेक्ट कर दो, समझ रहे हैं। जैसे अपन ने फॉर्मूले में लिखा ना n1 अपॉन n1 प्लस n2 है, तो अपन ने n2 को नेग्लेक्ट कर दिया था, क्योंकि अगर डायल्यूट सोल्यूशन है तो हम ऐसा करेंगे। बट 850 एंड 50, मतलब 850 के सामने 50 कोई बहुत ज्यादा छोटा नंबर नहीं है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, 850 के सामने 1 ग्राम होता तो दैट इज अ स्मॉल नंबर। 850 ग्राम है, 50 ग्राम इज अ बिग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इग्नोर नहीं करेंगे, n1 प्लस n2 दोनों लेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द n2? W2 अपॉन M2, 50 अपॉन 60, आया ना, डिवाइडेड बाय n1 क्या हो जाएगा? 850 अपॉन 18 प्लस 50 अपॉन 60, ठीक है। इसको सॉल्व करने का क्या आ रहा है आंसर का? ये वैल्यू क्या आ रही है? 0.017। ठीक है, चलो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक ले लिए, ठीक है। आगे तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोवरिंग। क्या हो गया ये? क्योंकि अपन ने रिलेटिव लोवरिंग का तो फॉर्मूला पुट किया ना। अब यहाँ पे अपने पी नॉट की वैल्यू पुट करके पीएस का वैल्यू निकाल लो। पीएस कितना आ रहा है फाइनल? 23.48 दिया था ना। हाँ, देखो सॉल्वेंट का प्रेशर 23.8 था, और आपने जब सॉल्यूशन का निकाला तो वो 23.4 mm आया, मतलब लोअर हुआ ना। भले 0.4 से लोअर हुआ है, बट एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर में कमी होती है, लोअरिंग होता है। ये कंसेप्ट था पूरा ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट। और ये जो आया है ये रिलेटिव लोअरिंग है, ये लोअरिंग, ठीक है। इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है ना, इसका कोई यूनिट नहीं है। 0.07 इज जस्ट अ नंबर, एक फैक्टर है। प्रेशर बाय प्रेशर आ रहा है ना,
तो रेशियो हो गया एक तरह का, इसका यूनिट आएगा, ये एक प्रॉपर सोल्यूशन का प्रेशर है, वेपर प्रेशर, ठीक है। ये बन गया सबसे, आयुष बनाए, चलो 2.10 देखते हैं। 2.10 आपका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन था। 2.10 क्या बोला है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 96.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो 750 mmHg में 96.63 है। आप बोलोगे सर वाटर का तो 100 डिग्री होता है, बट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर प्रेशर चेंज होता है ना तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हर जगह पे 100 डिग्री ही होता है। आप हाई प्रेशर रीजन में जाएंगे, आप लो प्रेशर रीजन में जाएंगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री, दैट इज एट नॉर्मल प्रेशर, बट अगर कहीं आप हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया में जाएंगे तो ये टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही क्या बोल रहा है कि एट 750 mmHg ये प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या दिया है आपको, 96.63, मतलब ये आपको दिया हुआ है टीबी नॉट, आया ना 96.63, दिस इज टीबी नॉट। अब इसमें आपको सुक्रोज डाल के ना इसका बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है, ठीक है। सुक्रोज डाल के बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना है, बढ़ेगा। आप बढ़ाओगे क्या, अपने आप ही बढ़ेगा ना, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तो प्रॉपर्टी थी ना कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बढ़ जाएगा। सॉल्वेंट का अगर 96.63 है तो सोल्यूशन का थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आपको कितना सुक्रोज डालना है, सुक्रोज डालना है कितना, मतलब W2 कितना होगा, यही पूछ रहा है, कितना मास ऑफ सोल्यूट, यही तो हमको पूछ रहा है ना। मतलब हमने पढ़ा ना कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे उतना ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कितना बड़ा बनाना कितना है, टीबी कितना दिया हुआ है 100 ना, 100 डिग्री सेल्सियस। एम आई क्लियर, मतलब लगभग 3 पॉइंट समथिंग डिग्री से बढ़ाना है टेम्परेचर को, बॉइलिंग पॉइंट को, हाँ है ना। हाँ 0.37 क्यों, 3.37 होगा ना। हाँ तो ये 99 थोड़ी ना, 96 है ना, 99 दिया है क्या, अच्छा इस बुक में 96 दिया हुआ है, ठीक है ठीक है 99 होगा, ठीक है कोई बात नहीं। कितना बोल रहे हो आप लोग, 99, 99 पॉइंट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ लिखा तो कुछ बोला ही नहीं किसी ने, 93 96 चल रहा है कब से, ठीक है। तो 99.63 डिग्री सेल्सियस है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और आपको इसको बढ़ा के 100 डिग्री करना है, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूट डालना पड़ेगा। कितना सॉल्यूट डालना है वो पूछा है। सुक्रोज नाम दे दिया तो आप M2 निकाल लोगे, कितना हो जाएगा। सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, कितना होगा 342, ऐड करेंगे तो 12 12 का 144 हो जाएगा, ये 22 और 11 16 का हो जाएगा 176। ऑन एडिंग ऑल द थ्री विल गेट 342 ग्राम पर मोल। एक मोल का ग्राम 342 होता है, ये है इसका मतलब। 342 ग्राम पर मोल का मतलब क्या है, एक मोल सुक्रोज का मास 342 ग्राम होता है, ठीक है। ओके आगे, इन दोनों से डेल टीवी निकाल लेंगे माइनस करके, 100 माइनस वही जो आप बोल रहे थे ना, क्या था डेल टीवी 0.37, ठीक है। ओके फॉर्मूला क्या है अपना, निकालना क्या है अपन को, W2 फॉर्मूला क्या है, M2 इज इक्वल टू क्या था, डेल टीवी तो नीचे आएगा, KB 2 इंटू 1000 अपॉन डेल टीवी नीचे इंटू W1। क्या क्या चीजें गिवन है मुझे, KB क्वेश्चन में गिवन है, दिया ना, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट 0.52 दिया ना, नहीं दिया आपकी बुक में, तो क्या लिए हो फिर, हाँ तो कहाँ दिया था, अच्छा कोई और वो टेबल में दिया होगा, हाँ ठीक है। वाटर का हो जाएगा 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, इनटू W2 तो मुझे निकालना है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल टीबी 0.37 इंटू W1, ये दिया है क्या वाटर का 500 ग्राम, ठीक, यहाँ लिखा नहीं मैंने गिवन में ना, W1 आपको दिया हुआ है
500, ठीक है। और M2 तो अपन निकाल लिए 342, बस अब इसको यहाँ ट्रांसफर करके W2 का वैल्यू निकालना। क्या आएगा आंसर फाइनल W2? 121.6 सबका आ रहा है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ आंसर दूसरा है क्योंकि उन्होंने 96.63 लेके सॉल्व किया है, तो आंसर कुछ और आएगा आप लोग का, ठीक है। देखो जाहिर सी बात है, अगर मुझे 96.63 लेके चलता तो बताओ मेरा आंसर इससे छोटा आता कि बड़ा आता? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अश्वती क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? अगर 96.63 से मुझे 100 बढ़ाना होता है ना, अभी अपन ने 99.63 से 100 बनाने के लिए कितना ऐड किया, कितना सुक्रोज डाले? 121.6 ग्राम। अगर मुझे 96.63 से 100 लाना होता तो 4 डिग्री का, 3.37 डिग्री का अंतर है ना, तो सॉल्यूट ज्यादा डालना पड़ता और कि कम डालने से काम चल जाता? ज्यादा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप अगर 96.63 से 100 का डिफरेंस देखोगे तो डेल टीवी का वैल्यू 3.37 है, विच इज ग्रेटर देन 0.37, राइट। और डेल टीवी का वैल्यू डिपेंड किस पे करता है? मोल ऑफ सोल्यूट पे, मतलब क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे। राइट सी बात है, ये वाला आंसर जो है वो ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आंसर है 1108.2 ग्राम। अभी आप लोग का जो आ रहा है वो 99.63 के हिसाब से है, और अगर 96.63 के हिसाब से करते हैं ना तो आंसर आ रहा है 1108.2 ग्राम। आना भी चाहिए ज्यादा। आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, 2.11, ठीक है। चलो ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन था। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपको दे दिया है T6H8O6, दिया था फॉर्मूला, हाँ। टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या दिया भाई? व्हाट इज दिस 75 ग्राम? W1 सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट है क्या? एसिडिक एसिड, तो M1 निकाल लोगे। हालांकि जरूरत नहीं है M1 की ना, नहीं जरूरत है तो क्यों निकाले, छोड़ो। हाँ, नेक्स्ट W2 तो निकालना है ना, तो ये निकालना है कितना एस्कॉर्बिक एसिड आप डालोगे जिससे इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होके कितना हो जाए, मतलब 1.5 से डिप्रेस हो जाए। यानी कि क्या दिया हुआ है? डेल TF 1.5 डिग्री, राइट। ये 1.5 डिग्री डेल TF है, ओके। तो लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री, ठीक है, डेल TF। नेक्स्ट आगे KF दिया हुआ है, कितना है? 3.9 केल्विन केजी पर मोल, ओके। तो फॉर्मूला क्या है अपना M2 का? M2 निकाल लेंगे क्या? M2 का वैल्यू क्या आ रहा है? एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला 176, ठीक है, ग्राम पर मोल। और तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर KF W2 जो निकालना है इंटू 1000 अपॉन M2 तो ऊपर लिया ना मैंने, डेल TF इंटू W1, सब गिवन है ना, W2 निकल जाएगा। क्या आ रहा है? 5.077 है। नेक्स्ट 2.12, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन देखना। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, पास्कल बोला है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा वो आर का यूनिट देखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि आर के लिए वैल्यू अपन देखे ना कि प्रेशर और ये इसके यूनिट के हिसाब से उसका वैल्यू चेंज होता है। तो हमने पिछली क्लास में उसको 0.0831 ऐसा कुछ लिखा था वैल्यू, है ना? नहीं, वो बार पे था ना, यहाँ पास्कल बोल रहा है, ठीक है। तो पास्कल के लिए वैल्यू क्या होती है? 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमें लेना है 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। एक्चुअली 1 किलो पास्कल होता है, इसलिए आपको 10⁻³ दिख रहा है, ठीक है। आगे और क्या बोला है क्वेश्चन में? आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, यानी कि पाई कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है? पाई। बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, तो ये W क्या दिया हुआ है? W 1 ग्राम क्या है? W1 की W2? W2, ठीक है। डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलार मास M2 कितना है? 1,85,000। मैंने बताया था ना कि ये प्रोटीन वोटीन का मोलर मास बहुत ज्यादा होता है, 1,85,000 का मोलर मास है, ठीक है। इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर हो जाएगा आपका
37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना केल्विन हो जाएगा? 310 केल्विन, राइट। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 450 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि अपन को कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा ना, वो क्या होता है? मोल पर लीटर। तो 0.450 लीटर, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या होता है मेरा? पाई इज इक्वल टू, हाँ, CRT या RTC, कैथोड रे ट्यूब। पर वो नहीं है ना सब फुल फॉर्म, पर मैं बता रहा हूँ याद रखने के लिए। पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। तो पाई का वैल्यू निकालना है, टी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा नहीं? N2 मुझे N चाहिए ना यहाँ पे, N2/V इंटू RT। तो 1/1,85,000 तो आपका N2 हो जाएगा, इंटू 0.450 आपका ये पूरा हो गया C, इंटू R के लिए 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर इज 310 केल्विन। क्या आ रहा है फाइनल आंसर? 30.96 वॉट फास्ट, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आपकी चारों प्रॉपर्टी के थे, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक आध क्वेश्चन और दिया था। क्या क्या था क्वेश्चन? 2.19, 2.20, 2.21, ये बने क्या? फर्स्ट वाला, अच्छा वो 1 पॉइंट हो गया ना नई बुक के हिसाब से, दैट इज 1.19, ठीक है। ये नहीं बना, ठीक है। और बाकी 1.20 एक्स टाइप का क्वेश्चन था ना, 3, 20, 21 एंड 19। 21 भी नहीं बना। 1.21 नहीं दिया था क्या? नहीं दिया था, ठीक है। चलो 19 देख ले पहले, चलो 19 देखते हैं, फिर ना हम थोड़ा सा वो पीछे वाले में आते हैं, डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन बचा था ना, उसको पहले देख लेते हैं। चलो पहले 19 देखो, तभी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin। इतना समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि मैंने 90 ग्राम वाटर लिया, ठीक है, उसमें मैंने 30 ग्राम सोल्यूट डाल दिया नॉन वोलेटाइल वाला। तो जाहिर सी बात है उसका वेपर प्रेशर कम होगा वाटर का, ठीक है। तो उसका वेपर प्रेशर कम होकर कितना हो गया? 2.8 किलो पास्कल, ठीक है। अब इसी में मैंने 18 ग्राम पानी ऐड कर दिया, मतलब सॉल्वेंट और ज्यादा ऐड कर दिया, सॉल्यूट नहीं, ऐड किया है मैंने solvent। Further, 18 gram of water is then added to the solution. The new vapor pressure becomes 2.9। बढ़ जाएगा ना वेपर प्रेशर? अब देखो सॉल्यूट डालते तो वेपर प्रेशर और कम होता, बट यहाँ पे हमने सॉल्वेंट डाला है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, आया ना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है कि सर ये तो बढ़ रही है, जबकि हमने तो सॉल्वेंट ऐड किया है ना। सॉल्वेंट ऐड करने से बढ़ेगी, सॉल्यूट ऐड करने से कम होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअर कब होगी? जब डालोगे, क्लियर है? तो 18 ग्राम पानी डालने से उसका नया वेपर प्रेशर कितना हो गया? 2.9 किलो पास्कल at same temperature 290 Kelvin। Calculate molar mass of the solute and second vapor pressure of water at 290 Kelvin। P नॉट निकालना है एंड M2 निकालना है, दो चीजें निकालनी है। क्या क्या है? P नॉट एंड M2। पानी का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, पानी का पूछ रहा है ना। इसके पहले जो दो वेपर प्रेशर दिया है ना 2.8 एंड 2.9, वो किसका है? एक बार पानी में 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड है और दूसरे बार उसी पानी में हमने 18 ग्राम पानी और डाल दिया है। तो मतलब दोनों सॉल्यूशन ही है एक्चुअली में, दोनों क्या है? सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर दिया, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इससे ज्यादा ही होता है। मतलब जो आंसर आएगा वो 2.8 से ज्यादा ही होना चाहिए, 2.9 से ज्यादा होना चाहिए या उसके आसपास, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, इसमें लिखो पहले, लेट अस कंसिडर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बी m ग्राम पर मोल। m ग्राम पर मोल ले लेते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो निकालना है मुझे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। N2 क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी N2? N2 क्या होता है वैसे? W2/M2 होता है ना। N2 इज W2/M2। W2 क्या दिया हुआ है? 30 ग्राम। M2 तो मुझे निकालना है, या M, अभी अपन M ले रहे हैं ना उसको, M, ठीक है। तो N2 क्या हो जाएगा? N2 विल बी 30/M होगा, 30/M N2,
व्हाट विल बी N1? N1 क्या होगा? पानी कितना लिया अपन? 90 ग्राम है ना, तो W1 अपॉन M1 यानी कि 90 अपॉन 18 विच इज 5 होगा ऐसा। ये दोनों क्यों निकाले N2 और N1? क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ना X2, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज X2, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये दोनों लगेगा मुझे, राइट। इसलिए पहले N1 निकाल लिए, N2 निकाल लिए। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू X2, X2 की जगह वैल्यू रख दो N2 अपॉन N1 प्लस N2, पुट द वैल्यूज। P नॉट क्या है यहाँ पे? तो P नॉट तो निकालना है, PS क्या है? 2.8, ठीक है, अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 कितना निकाला हमने? 30/m अपॉन N1 है 5 प्लस 30/m, ठीक है क्या? तो सॉल्व कर लो इसको, पी नॉट से दोनों को अलग अलग डिवाइड करो तो 1 माइनस 2.8/P नॉट आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ भी आप लोग एलसीएम अगर कुछ ले सकते हो तो एलसीएम ले लो, 30 अपॉन अपन m अपॉन 5 प्लस 30, हाँ एलसीएम ले लो उसको, देखो क्या आएगा एलसीएम लेने पे। 5 प्लस 30, एम तो कैंसिल हो जाएगा ना, आप नीचे एलसीएम m लोगे, ऊपर का m और नीचे का m कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। 30 अपॉन m अपॉन 5m प्लस 30 अपॉन m, ऐसा कुछ होगा। हाँ ये वाला एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, करो उसको। 30/m इंटू m अपॉन 5m प्लस 30, एम कैंसिल, ठीक है, तो 30 अपॉन 5m प्लस 30, ये आपका हो रहा है कितना? 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट का वैल्यू है। ये 1 को भी इधर ले आओ, 2.8 और पी नॉट को अलग रहने दो, 1 को भी इधर ले आओ और सॉल्व करो थोड़ा सा, देखो फाइनल कितना आ रहा है। पी नॉट अपॉन 2.8 कितना आएगा मुझे बताना, पी नॉट अपॉन 2.8 क्या आ रहा है? इसको इधर लेके जाओ, 30 वाले को इधर ले आओ और सॉल्व करो फिर से एलसीएम लेकर के, समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं। एक्चुअली अपन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बना रहे हैं, मेरे पास दो अननोन है ना, क्या अननोन है? एक m और एक पी नॉट, दो कंडीशन दी है तो उससे दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों की वैल्यू निकालेंगे, जैसे आप लोग मैथ्स में करते हो। वो दो इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में होता था अपने मैथ्स में, यहाँ पे वो दो इक्वेशन m और पी नॉट के टर्म्स में होगा, ठीक है। पहले वैल्यू बताओ मुझे क्या आ रही है पी नॉट अपॉन 2.8 की। तो इधर लेके जाके वापस से एल्शियम लेना है। कितना रहा है? ज्यादा टफ कैलकुलेशन थोड़ी ना है क्या? पर पी नॉट बाई 2.8 बोल रहा हूँ तो ये इधर चला जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5m प्लस 30 अपॉन 5m, या फिर 1 प्लस 6/m लिख दूं, चलेगा? इतना आ रहा है क्या सबका? देखो पहले एवरीवन, क्या हुआ? डाउट?
ठीक है यहां तक। अब क्या है सेकंड केस की, हमने इसमें और 18 ग्राम पानी डाला, तो N1 तो वैसे ही रहेगा, सॉरी N2 तो उतना ही रहेगा 30/m, बट N1 अब 6 मोल हो जाएगा। 18 ग्राम पानी डालना मतलब 1 मोल पानी डालना, पहले 5 मोल पानी था, मैंने 1 मोल बढ़ा दिया, तो अब 5 की जगह 6 हो जाएगा, है ना। तो एक और इक्वेशन बनाओ, नेक्स्ट लाइन में लिखना, आफ्टर एडिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना, ठीक है, ये जो निकला है। आफ्टर एडिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर, N1 becomes, या N1 is equals to 6 मोल, N1 is equals to 6 मोल, और नया प्रेशर कितना हो गया 2.9, है ना। अगेन फॉर्मूला P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। P नॉट तो पता नहीं है, रहने दो इसको, ये 2.9 हो गया अब, अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 कितना है 30/m, कितना ही होगा, उसमें थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, 30/m अपॉन N1 इज 6 प्लस 30/m। चलो इसको भी सॉल्व करो वैसे ही जैसे पिछले बार किए पूरा। इसका मुझे P0/2.9 का वैल्यू बताना, जैसे पीछे किए अपन, वहां पे P0/2.8 का वैल्यू बताए थे ना, 1 प्लस 6/m था ना, वैसे ही यहाँ पे भी P0/2.9 कितना आ रहा है। पहले एक बार सॉल्व यहाँ करो, फिर 1 को इधर लेके आके फिर सॉल्व करना। तो बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ 1 प्लस 5/m, तो सतीश कहाँ हो, क्या आया, तो बोले क्यों नहीं। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 था P0/2.8 इज इक्वल टू 1 प्लस 6/m, है ना। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो P0 कैंसिल हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड से तो m का वैल्यू आ जाएगा, क्या बोलते हैं, है ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था, 1/2 या 2/1 कुछ भी कर दो, P0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो करें P0/2.8 अपॉन P0/2.9 इज इक्वल टू 1 प्लस 6/m अपॉन 1 प्लस 5/m, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओ, ये 2.9/2.8 यानी कि 29/28 हो जाएगा, 1 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे एलसीएम लेके, तो क्या होगा, ये m+6 है ना, और ये m+5 होगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर m+6 और नीचे m+5, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके m का वैल्यू निकाल लो, होगा, जल्दी बताओ। 29m प्लस 29 5 का कितना होगा, 5 - 45 का 5 बचा 4, 145 इज इक्वल टू 28m प्लस 6 का 48 का 8 बचा 4, 168, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो m बचेगा बस 29 - 28, और इसको इधर ले आओ तो 23 बचेगा, दिस इज द आंसर।
23 AMU इज द मोलर मास, राइट। अब इस m की वैल्यू को 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो तो 2 पॉइंट मतलब P नॉट आ जाएगा, ठीक है। अरे ऐसे तो सॉल्व कर देना लीनियर इक्वेशंस को, ये तो पूरा मैथ्स की है, केमिस्ट्री तो यही खत्म हो गई थी, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में केमिस्ट्री लगी है ये वाले में बस, उसके बाद तो मैथ्स ही कर रहे हैं अपन। यहाँ भी ये बस फर्स्ट इक्वेशन में केमिस्ट्री लगी है यहाँ तक, फिर तो मैथ्स है पूरा, ठीक है, राइट। क्या होगा पी नॉट का वैल्यू जल्दी बता दो फटाफट, किसी भी इक्वेशन में m का वैल्यू पुट करो 23 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी नॉट। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशन फास्टर होगा, ठीक है। घर पे भी करते वक्त कैलसी वेल्सी यूज मत करो, आपको जब एग्जाम में अलाउड ही नहीं है कैलसी का तो फिर क्या मतलब घर में यूज करने का कैलकुलेटर। थर्टी फाइव पॉइंट थ्री 30 ग्राम सोल्यूट डाल करके उसका वेपर प्रेशर 2.8 हो गया था। हाँ 3.53 आएगा। यूनिट क्या होगी? हाँ पास्कल, क्वेश्चन पढ़ अच्छे से। किलो पास्कल, आंसर आएगा 3.53 किलो पास्कल। आप देख रहे हो पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा था, आपने इसमें 30 ग्राम सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम कम होकर कितना हो गया 2.8, फिर आपने 18 ग्राम पानी डाला तो बढ़ के कितना हो गया 2.9। आप तो समझ रहे हो ना, क्वेश्चन समझ में आया सबको कि प्योर वाटर का 3.53 था, उसमें 30 ग्राम सोल्यूट डालने से उसका वेपर प्रेशर कम हुआ, रिलेटिव लोबरिंग लोबरिंग होता है ना वेपर प्रेशर, तो वो कम होकर कितना हो गया 2.8। फिर आपने अगर और सॉल्यूट डाला होता ना तो वो कम होकर और 2.6 2.7 जाता, पर हमने तो सॉल्वेंट डाला इसलिए वो बढ़ के 2.9 हो गया। समझ गए ना आप लोग? ठीक है चलो, एक डिसोसिएशन का क्वेश्चन देखते हैं जो अपन लास्ट क्लास में देख रहे थे। एसोसिएशन का क्वेश्चन हो गया था ना, एक बार देखो पिछले बार जो अपन ने एसोसिएशन वाला क्वेश्चन किया था, एक बार पहले उसको देखो फिर चालू करेंगे। जो आपने कॉपी में सॉल्व किया था ना पूरा क्वेश्चन, आई निकाले थे देन अल्फा निकाले थे, याद करो, है ना। एक बार उसको ऑब्जर्व करो क्योंकि घर से तो देख के आए नहीं होगे, तो एक बार अभी देखते हैं यहाँ पे, फिर अपन डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फॉलो करो, उसमें हमने क्या क्या किया था, क्या बोला था उस क्वेश्चन में कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को हमने 25 ग्राम बेंजीन में डाला था, राइट। उससे क्या हुआ था, फ्रीजिंग पॉइंट कम होके 1.62 केल्विन का डिफरेंस आ गया था, मतलब इतने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया था डेल टी एस, ठीक है। केएफ आपको क्वेश्चन में जैसा व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, ये क्वेश्चन है डाइमर बनाता है, ये बताए थे कि अंदर जाने के बाद 2 बेंजोइक एसिड आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, डाइमर बना लेते हैं, ठीक है। मतलब हमने डाला था 20 मॉलिक्यूल, पर हो सकता है अब 20 से कम होंगे मॉलिक्यूल, दिखने में हमको 20 से कम दिखेंगे क्योंकि एसोसिएशन हुआ है अंदर जाके, बहुत सारे लोग पेयर बना लिए, तो कितना पेयर बनाया है वही बताना है, हाउ मच एसोसिएशन इज देयर। अगर 100% एसोसिएशन होगा तो अगर मैंने 40 मॉलिक्यूल डाले होंगे तो अंदर 20 दिखेंगे, एम आई क्लियर। अगर 50% एसोसिएशन हुआ होगा तो अगर मैंने 40 डाले होंगे तो 20 में से 10 ने पेयरिंग कर ली होगी, 20 अभी भी अनपेड होंगे, तो टोटल मुझे 30 मॉलिक्यूल दिखेंगे, हाँ या ना। और मैंने डाले कितने थे 40, पर 50% एसोसिएशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ
50% मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड डाइमर। तो अब वो 10 दिख रहे हैं, 20 के 10 हो गए ना वो, बाकी 20 तो एसोसिएट हुए ही नहीं थे क्योंकि परसेंटेज एसोसिएशन 50% था। तो अब मुझे 30 मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। एम आई क्लियर? 100% में सारे मिल गए तो 20 मॉलिक्यूल दिखेंगे, और 50% में 50% लोग ही मिले तो वो 50% मिलके 10 हो गए, और 20 एज इट इज है अभी भी, तो 20 प्लस 10 30 मॉलिक्यूल दिखेंगे मुझे। समझ में आ रही बात? ओके। तो हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला था किससे? फॉर्मूला से। वो कितना आ रहा था? 242। देखा सबको 242, बट इसका एक्चुअल मास कितना आया था कैलकुलेट करने पे? 122। 122। तो इससे अपन ने आई की वैल्यू निकाली थी। आई का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल। देखो जाहिर सी बात है, अगर एसोसिएशन होगा ना तो अब आपको एक मॉलिक्यूल बड़ा दिखेगा, मतलब उसका मोलर मास ज्यादा आएगा। गलत वाला क्या आएगा? ज्यादा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ या ना? मतलब मेरा अकेले का वजन मान लो 70 kg है, नहीं ये थोड़ा ज्यादा है, कम बता रहा हूँ, ठीक है 70 है, ठीक है, और अक्षत का 50 है। हम दोनों सॉल्यूशन के अंदर गए और हम दोनों ना मिल गए आपस में। अब हम दोनों एक यूनिट हो गए हैं तो हमारा मास कितना हो जाएगा? 120। पर मेरे अकेले का कितना था? 70। तो मेरा मास बढ़ गया ना एसोसिएशन होने से, क्या बोलते हो? है ना? तो यहाँ भी वही हुआ बेंजोइक एसिड के साथ। बेंजोइक एसिड अंदर जाने के बाद दो बेंजोइक एसिड मिल गए, अब वो हमें एक यूनिट दिख रहा है, तो इसलिए मास कैलकुलेशन पे कितना आया? 242, which was almost double of its original mass, which is 122. Am I clear? तो आई कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल मोलर मास न्यूमरेटर में आता है और एबनॉर्मल मोलर मास डिनोमिनेटर में आता है। तो आई का वैल्यू लेस देन 1 आया था, लेस देन 1 आया था। आई का वैल्यू कितना आया था? 0.5 कुछ आया था ना, 0.504 आई का वैल्यू आया था। ये समझ गए यहाँ तक? फिर आई का एक फॉर्मूला हमने और लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर सॉरी आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहाँ तो एसोसिएशन ही हो रहा है ना, तो अपन ने एक फॉर्मूला से, उसी के फॉर्मूले से अल्फा का टर्म्स में एक इक्वेशन बनाया, उसको 0.504 से इक्वेट कर दिया, उससे अल्फा का वैल्यू आ गया। कितना आ रहा था? 99.2%। मतलब ऑलमोस्ट सारे बेंजोइक एसिड डाइमर बना रहे थे। कौन नहीं बना रहा होगा? मैंने क्या बताया था कि अगर ऑड नंबर में मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो बेचारा एक बच जाएगा, उसके लिए तो कोई बचा ही नहीं डाइमर बनाने के लिए। एम आई क्लियर? वो उसके कारण ही जो एसोसिएशन परसेंटेज आपको 99.2 दिख रहा है, वरना ऑलमोस्ट सब एसोसिएट हो रहे हैं। एम आई क्लियर? ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, यहाँ डिसोसिएशन का है। अब डिसोसिएशन में अब क्या होगा? आप सोचो, अगेन मेरा वेट 70 kg, मैं अंदर घुसा और मेरा दो हाथ ऐसे टूट के फेंका गया बाहर, तो अब मेरा वजन आपको कम दिखेगा ना, क्योंकि दो हाथ कम हो गए ना, तो वजन कम हुआ कि नहीं? दिखने में अब आपको वजन मेरा कम दिखेगा क्योंकि मैं डिसोसिएट हो गया हूं ना। तो अब मैं वो मॉलिक्यूल नहीं रहा जो डालने से पहले था, तो अब आपको मास जो कैलकुलेट करने पे मिलेगा ना वो कम आएगा, एबनॉर्मल मास कम होगा। इन केस ऑफ डिसोसिएशन एबनॉर्मल मास कम हो जाएगा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। नॉर्मल अपन एबनॉर्मल करोगे, एबनॉर्मल मास कम होता है, नॉर्मल मास ज्यादा होगा, नॉर्मल बाय एबनॉर्मल मतलब वैल्यू ग्रेटर देन 1। अरे फॉर्मूला आई का वही है ना, आई का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल मोलर मास यानी कि करेक्ट वाला अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, आया ना? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई की वैल्यू लेस देन 1 कब होती है और ग्रेटर देन 1 कब होती है, एसोसिएशन में कि डिसोसिएशन में। ये आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आई का वैल्यू लेस देन 1 फॉर इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 इन द केस ऑफ एसोसिएशन, ऐसे ही दो और ऑप्शन बन जाएगा। तो क्या बोल रहा हूँ? तो अभी इसके पहले जो आई का वैल्यू समझाया एसोसिएशन में लेस देन 1 क्यों आया, समझ गए ना? क्योंकि एबनॉर्मल मोलर मास बढ़ जाता है, ज्यादा आता है, जबकि नॉर्मल मोलर मास कम था। क्लियर है ना? तो उससे नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल की मतलब छोटा नंबर बड़ा अपॉन बड़ा नंबर इज लेस देन 1। तो एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू लेस देन 1 था, हाँ या ना? ठीक है। अब डिसोसिएशन में भी फॉर्मूला तो आई का सेम रहेगा, बट अब डिसोसिएशन के केस में आपका नॉर्मल मोलर मास कम हो जाता है, सॉरी बड़ा रहता है, एबनॉर्मल कम हो जाता है। जो आप कैलकुलेट करोगे ना, क्योंकि अंदर जाके ये हाथ कट गया ना, तो अब आपको ये हाथ का मास मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कट के अलग हो चुका है। आप तो अब मेरी जब बॉडी का मास देखोगे तो ये इसका मास कैलकुलेट थोड़ी ना होगा, अब ये तो हट चुका है ना। तो जो अब एबनॉर्मल मास आपका फॉर्मूला से आएगा वो कम वैल्यू होगी। तो एबनॉर्मल कम, नॉर्मल ज्यादा, तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1। बड़ा नंबर डिवाइड बाय छोटा नंबर इज
ग्रेटर देन 1, छोटा नंबर डिवाइड बाय बड़ा नंबर इज लेस देन 1। समझ में आ रहा है? तो अब आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। एसोसिएशन केस में आई का वैल्यू लेस देन 1 था, 0.5 कुछ था, यहाँ पे अब ग्रेटर देन 1 आएगा। आप लोग समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, सबको क्वेश्चन मिला? हाँ, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला नहीं दिया रहता तो भी हमें पता है एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। ओके, हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 1.06 ग्राम पर ml इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो ये थोड़ा ना एक्स्ट्रा पार्ट दिया है क्वेश्चन में। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्टली 2 ग्राम बेंजोइक एसिड दे दिया था ना, इज डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसके पहले वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। आपको डायरेक्टली सॉल्यूट का मास दे दिया था, बट यहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछा है कि डेंसिटी और वॉल्यूम दे दिया, तो मास नहीं निकाल सकते। क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। आपको डेंसिटी दिया एसिटिक एसिड की, कितनी है? 1.06 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना दिया एसिटिक एसिड का? 0.6। 1 लीटर कहाँ है? हाँ, वो तो वाटर का मास है ना। हम तो पहले ये तो निकाल लें कि एसिडिक एसिड का मास कितना लिया आपने। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं अपन? जैसे पिछले क्वेश्चन में ना बेंजोइक एसिड का मास पहले से ही दे दिया था, W2 आपको परोस दिया था, समझ रहे हो? W2 क्या कर दिया था? परोस के दे दिया था, जैसे मम्मी खाना परोस के देते बस बेटा खा ले, वैसा था पिछले क्वेश्चन में। बट अब क्या हुआ, अब आपको किचन तक जाना है और खाना लेके आना है, तो ये किचन तक गए और खाना लेके आए। समझ गए क्या? यहाँ मास नहीं दिया था ना, पर आपको मास निकालने के लिए वो तो दिया है ना डेटा। कर लो, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर लो वॉल्यूम से, तो आपको मास मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा आपका ग्राम में। एम आई क्लियर? इतना ग्राम बेंजोइक एसिड, सॉरी एसिडिक एसिड को हमने 1 लीटर पानी में मिलाया है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, आगे। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड वाज 0.0205 डिग्री। मतलब इतना डेल्टी एफ है, क्या है ये? इतना डिग्री से कम हुआ ना फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ही है ना। हाँ, डिप्रेशन ये क्या दिया हुआ आपको? डेल टी एफ कितना है? 0.0205 डिग्री। ठीक है, आगे। कैलकुलेट वॉन्ट ऑफ फैक्टर, मतलब आई निकालना है पहला। ठीक है, फिर के ए निकालना है। अभी अपन के ए नहीं निकाले थे, अल्फा निकालना तो सीखे थे ना पिछले क्वेश्चन में। पहले आई निकाले थे पिछले क्वेश्चन में भी, और फिर आई का दूसरे फॉर्मूले से अल्फा निकाल दिए थे। वहां तक यहाँ भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो बिना बुक को देखे करो, बिना बुक को देखे करो प्लीज। मास निकालो पहले, कितना आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई। पहले ले लो गिवन क्या क्या है। डेंसिटी आपको गिवन है 1.06 ग्राम पर ml। ठीक है, ये डेंसिटी गिवन है। आफ्टर दैट वॉल्यूम आपको गिवन है 0.6 ml। तो मास निकाल लो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके, 1.06 इंटू 0.6, 0.636 ग्राम। ये क्या है? ये और W2, ये क्या है? W2 काम आएगा फॉर्मूले में भी, है ना। आगे और क्या दिया? डेल टी एफ दिया है ना, 0.0205। ठीक है, ओके आगे। M2 निकाले फॉर्मूले से, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे ना M2, गलत वाला मास, वो निकालने पहले। कितना आएगा? M2 विल बी इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? W2 KF 1000 अपॉन डेल TF W1। सब चीजें तो नोन है ना। W1 क्या है? व्हाट इज W1? 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम पानी। क्या है? 1000 ग्राम पानी ना। वाटर का ही 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है ना, कई बार बताया मैंने। ठीक है, तो W1 मतलब 1000 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे का 1000 कैंसिल हो जाएगा। W2 इज 0.636 इंटू के एफ कितना होता है वाटर का? 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल टी एफ इज 0.0205। दिस विल बी M2। निकालो तो कितना आएगा? कैलकुलेट करो, बुक से मत देखो, अभी तो देख लोगे, एग्जाम में क्या करोगे?
ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 118,296 डिवाइडेड बाय 2050, ये अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स में आएगा क्योंकि 2 5 का 10 होता है ना? 5 0 का 0 बचा, 5 25, 5 2 का 10, 9, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 1, फिर ये नीचे आ जाएगा। ये कितने बार में जाएगा? 2 7 का 14 होता है ना? अराउंड 7 टाइम्स। 7 0 का 0, 7 5 का 35 हो जाएगा ये, और ये 14, 6 4 4 1। एक और ले लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली अगेन 7 टाइम्स, 57.7 आएगा। आ रहा है? फिफ्टी 57.7 ग्राम। ये एबनॉर्मल वाला है। क्या है ये? एबनॉर्मल। नॉर्मल तो आप निकाल सकते हो ना, यू नो द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। बताओ कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 15 15 12 27 28 28 और 32 60। कम हुआ ना एबनॉर्मेलिटी? क्योंकि अंदर जाने के बाद ना एसिटिक एसिड दो पार्ट में ब्रेक हो गया। कौन सा वो दो पार्ट है? CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। डिसोसिएट होता है ना एसिड, भले एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो उसका डिसोसिएशन कम होगा, पर होगा तो 100 मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल तो डिसोसिएट होंगे, ये 10 मॉलिक्यूल तो डिसोसिएट होंगे। तो अब वो एसिटिक एसिड एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक हो चुका है अंदर जाने के बाद। इसलिए उसका एक्चुअल मास जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, जो मास आप कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेटेड मास, वो एक्चुअल मास से कम आएगा। वही एक हाथ निकल गया ना, तो अब एक्चुअल मास कम नहीं हो जाएगा पहले से। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अब इससे आई निकल जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन था, हमको आई निकालना था। क्या करेंगे? एबनॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। फॉर्मूला यही होता है आई का, तो निकाल लो। आई इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 57.7, या फिर 600 डिवाइडेड बाय 500, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मैंने बोला ना आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन। ये आ रहा है 1.04। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब अल्फा निकालें। अल्फा जैसे अपन पिछले क्वेश्चन में निकाले थे वैसे ही करेंगे, बस अंतर क्या है? वहां पे एसोसिएशन हो रहा था, यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है। वहां का इक्वेशन आप लोग को याद है? क्या लिखे थे अपन? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड मिल करके क्या बना रहे थे? बेंजोइक एसिड का डाइमर। ये पिछले क्वेश्चन का एसोसिएशन। बट अब क्या होने वाला है? डिसोसिएशन। एक एसिड का मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है तो वो एक एसिटेट आयन और एक H पॉजिटिव आयन बनता है, हाँ या ना? तो इनिशियली मान लेते हैं कि ये वन मोल है, 1 मोल है, और अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो ये दोनों 0 0 है फिलहाल अभी। ठीक है, अब वो अल्फा कैसे आया था याद है? हमने क्या बोला था कि मान लेते हैं कि एक्स मोल डिसोसिएट होगा, वहां एसोसिएट बोले थे, या डिसोसिएट बोलूंगा, आप लोग समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लेते हैं 1 मोल में से एक्स मोल डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा क्या हो जाएगा? क्या होता है अल्फा? 1/x/1। अरे नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, अल्फा का फॉर्मूला। तो कितना कितना एसोसिएट हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ? मैंने बोला एक्स, लिया कितना था? 1 मोल। 1 मोल में से एक्स मोल डिसोसिएट हो गया, तो एक्स का वैल्यू यहां से क्या आया? अल्फा। बचा कितना? 1 - एक्स, यानी 1 - अल्फा। अरे हाँ या ना? 1 मोल में से अगर 0.3 मोल डिसोसिएट हो गया तो अनडिसोसिएटेड कितना बचा? 0.7। तो ये वही है ना। और एक और चीज, इसका एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है तो दोनों एक एक बनते हैं। तो अगर इसका एक्स मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ होगा तो दोनों एक्स एक्स बनेगा, है ना? तो ये अल्फा और ये अल्फा। क्लियर है क्या? यहां उस समय क्या किए थे, कोई बताएगा मुझे? किसी को याद है? पहले मैंने 1 लिया था, ये इसको 0 बोला था,
फिर मैंने बोला कि अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ है, तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा, और ये बना कितना अल्फा बाय 2। आप तो समझ रहे हो ना, देखिए यहाँ एसोसिएशन था, दो मिलके एक बन रहे थे, तो 50 मिलके 25 बनेंगे ना, इससे डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तो एक टूट के दोनों एक एक बन रहे हैं, तो अगर अल्फा मोल्स टूटा है तो अल्फा अल्फा बनेगा, और ये बचेगा कितना 1 माइनस अल्फा। एम आई क्लियर? अब यहाँ से आई का वो फॉर्मूला से आई का वैल्यू निकाले, आई का तो वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। क्या था फॉर्मूला एक और आई का? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। वो क्या हो जाएगा? मैं पहले फॉर्मूला लिखा हूं, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, हाँ या ना? सबको ऐड कर दो, नहीं? एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1। एक एक अल्फा कैंसिल, तो भी 1 माइनस अल्फा बचा ना, और आई का वैल्यू कितना था? 1.04 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। यहां से अल्फा आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.04। आप देख लो 4% डिसोसिएशन हुआ है बस, तभी तो एसिडिक एसिड वीक एसिड है, आया ना? व्हाट इज वीक एसिड? वीक एसिड्स आर द एसिड्स व्हिच आर partially dissociated in water, whereas strong acids are fully dissociated. अगर ये HCl होता ना तो ये अल्फा की वैल्यू 1 आती, क्या आती? यानी 100% डिसोसिएशन। सारे के सारे HCl के मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गए हैं, देयर आर नो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट अनडिसोसिएटेड। जबकि यहाँ पे अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं ना, तो मात्र 4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, 96 मॉलिक्यूल अभी भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही है। दैट इज व्हाई इट इज वीक एसिड। देखिए बहुत H पॉजिटिव कम लिबरेट कर रहा है ना, ये H पॉजिटिव जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, इसलिए वीक एसिड है ये। क्लियर है यहाँ तक? मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जितना होता ना, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता कि एसोसिएशन सॉरी डिसोसिएशन कितना परसेंट हो रहा है? 4%। 0.04 मतलब 4% हुआ ना, बट क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, इससे पूछा है के कितना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्योंकि ये वीक एसिड है ना, यहाँ इक्विलिब्रियम लगता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है के। क्या होता था के, याद है किसी को? इनका कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में अपॉन इसका कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में, वो होता है के। याद आ रहा है? तो वो निकालेंगे अपन। हाँ हाँ एग्जैक्टली, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दी पावर उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट टू दी पावर उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ तक सबका हो गया क्या? ठीक है, अपन हम के कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है? चलो के निकालते हैं। के के लिए ना मुझे कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, पर कंसंट्रेशन के लिए आपको देखो ऊपर क्या दिया हुआ था, कुछ और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर भी है 1 लीटर, तो आप यहाँ से मोलारिटी निकाल सकते हो क्या? कंसंट्रेशन तो वही होता है ना, मोलारिटी। नीचे लिखना ऐसा, देखो इफ वी स्टार्ट विथ सी मोल पर लीटर ऑफ एसिटिक एसिड, मान लेते हैं सी मोल पर लीटर उसका कंसंट्रेशन है, सी मोल पर लीटर एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन है, तो CH3 COOH CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन सी लिया है मैंने, इसकी अपन कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट में। अभी फिलहाल दोनों 0-0 है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोसेस। अब अगेन वैसे ही अल्फा कैलकुलेशन करेंगे। अल्फा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल टेकन। तो एक्स लिया, एक्स डिसोसिएट हुआ मान लेते हैं, और लिया कितना हमने? सी। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी अल्फा। तो ये क्या बचेगा? सी माइनस सी अल्फा एंड सी अल्फा। ये क्लियर हुआ सबको? बस इसमें और पिछले में क्या अंतर है? वहां पे हमने सी को 1 लिया था, यहाँ हम सी को सी ही ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा? व्हाट इज के? सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। कॉमन ले लिया मैंने, है ना? ठीक है, एक एक सी कैंसिल कर दूं, क्या बचा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये के का वैल्यू होता है ना ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अगर याद हो तो इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे। हाँ बेटा, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यही होता था। ठीक है,
अब इसमें बस सी अननोन है ना, वो भी उसके लिए हमारे पास ऊपर फर्स्ट लाइन में डेटा गिवन है, रीड द डेटा जो फर्स्ट लाइन में गिवन है। क्या बोल रहा है, 0.6 ml ऑफ एसिडिक एसिड, उससे अपन ने मास निकाला था ना एसिडिक एसिड का, कितना आ रहा था 0.636 ग्राम, उसको डिवाइड कर दो 60 से तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, निकल जाएगा। अरे सी क्या है, मोलैरिटी है। व्हाट इज सी, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि 1 है, 1 लीटर पानी। 0.636 ग्राम आपका एसिडिक एसिड था ना, डिवाइड बाय 60 कर दूं, आ जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1, यही कंसंट्रेशन है। समझ गए, ये सी का वैल्यू है ये, बस उसको पुट करो यहाँ पे सी की जगह, अल्फा की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो 0.04, पुट करो के का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए क्या, निकालो जल्दी। ये आ रहा है 0.0106 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्चुअली, वही इनडायरेक्ट फॉर्म में। के लिए बस यहाँ पुट कर दो वैल्यू तो आ जाएगा के। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप नीचे वाले को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो कि अल्फा की वैल्यू 0.04 है ना, 1 माइनस 0.04 इज अप्रोक्सीमेटली 1 ओनली, ऐसा करके थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। फिर बस मल्टीप्लाई करना रहेगा ऊपर, इसमें 16 मल्टीप्लाई कर दो और फिर पॉइंट वन से थोड़ा खेल लो, तो फाइनल आंसर आएगा 1.76 इंटू 10 to the power -5, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ये समझ में आया क्या क्वेश्चन, एक स्टेप एक्स्ट्रा था ये वाला स्टेप, वरना अल्फा तक तो हमने इसके पिछले क्वेश्चन में भी निकाला हुआ है, बस क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालने बोल दिया, इसलिए ये वाला पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, जो अपन क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में कर चुके हैं, ये वाला काम पूरा। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का वहां पे क्वेश्चन होता था, एसिड एसिड का बेस का के भी निकालते थे, के फॉर एसिड के बी फॉर बेस। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन सबको, कोई किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो। 3 पेज का हो गया ना, ये फर्स्ट पेज में हमने आई निकाला, यहाँ क्या निकाले आई, सेकेंड पेज में क्या निकाले अल्फा, है ना, और थर्ड पेज में के। क्लियर है, आई और अल्फा वैसा ही निकाला जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, बस फर्क क्या आया, एसोसिएशन केस में आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है, और डिसोसिएशन केस में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि डिसोसिएशन केस में आपका एबनॉर्मल मास कम हो जाता है और एसोसिएशन केस में एबनॉर्मल मास बढ़ जाता है। तो फॉर्मूले के हिसाब से आपने क्या किया है, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मास, तो आई का वैल्यू एक जगह लेस देन 1 होगा, दूसरी जगह ग्रेटर देन 1 होगा। एम आई क्लियर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इसके, है ना, एक क्लास और लेते हैं, ठीक। कुछ एक्स्ट्रा से क्वेश्चन बचे हुए ना, हमने अभी 22 तक ही देखा है ना, उसके बाद के भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, टोटल 36, कितना कितने क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ अपन नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और करते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।